और इस समय आपको सीधा नोएडा लिए चलते हैं, जहां पर पूर्व सांसद डीपी यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। जमीन से उठा करके, और हम बहुत सारे लोगों को, सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, इस इलाके में बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी उनकी याद से अपने आप को लबरेज पाते होंगे कि जो अपनी जिंदगी में शब्द उन्होंने हमको दिए, शिक्षा हमको दी। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि हमारे मंच पर बैठे हुए जितने सम्मानित और विद्वान कवि और शायर हैं, हो सकता है कि पिताजी के बारे में वो ज्यादा ना जानते हों, क्योंकि शायरी और कविता ये अपने आप में एक ऐसा अजीब और उन्मुक्त फन है कि जब आदमी इसमें मस्त हो जाता है तो अपने उन शब्दों के चारों तरफ, सोच के चारों तरफ, उन विचारों के चारों तरफ जो उसके अंतर्मन से उठते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, तो बाकी चीजों के बारे में उनको या तो वक्त कम मिलता है या कभी कभी हम जैसे लोगों का दायरा चूंकि बहुत छोटा होता है तो उनकी परिधि तक हम लोगों की पहुंच नहीं हो पाती है। तो मैं इस बात को विस्तार ना देते हुए तो सबसे पहले तो स्वागत तो मैंने उनका किया है, भाई जयकरण जी ने करा दिया, लेकिन शब्दों से मैं आप तमाम लोग जो यहां मौजूद हैं, हमारे आसपास के तमाम वो साथी जो हमारे सुख दुख में, हम उनके सुख दुख में शामिल रहे हैं, शामिल रहते हैं, उन सब की तरफ से आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जहां हम मौजूद हैं, जिस धरती पर मैं और आप खड़े और बैठे हैं, वो धरती आज से करीबन 45 बरस पहले जब नोएडा का निर्माण शुरू हुआ था तो एक ऐसा इलाका था जिसमें आने जाने के रास्ते भी नहीं थे। यानी आपको ताज्जुब होगा, मेरे गांव के बहुत सारे लोग यहां मौजूद हैं, कि इस गांव का शिक्षा से बहुत कम ताल्लुक था और रोजगार के नाम पे तो यदा कदा इस पूरे क्षेत्र के तमाम गांवों में से शायद 10-20 लोग ही कहीं रोजगार पे लगे हों। ये स्थिति इस पूरे इलाके की थी। यानी हिंडन और यमुना के बीच का ये दोआबा, दिल्ली की तलहटी में बसा हुआ वो इलाका, जिसके स्वतंत्रता सेनानियों ने, रणबांकुरों ने अपने देश पे बलिदान होकर के इस देश को एक पुख्ता ताकत देने का काम किया। यानी मेरा अपना विचार है, मैं नहीं जानता कि इतिहास को जानने वाले लोग यहां पर मौजूद हैं, लेकिन जब कहीं किसी देश की या किसी प्रदेश की पुरानी राजधानी बनती है तो मैं सोचा करता हूं कि पूरे इलाके में जब दिल्ली को बादशाही हुकूमत ने या रहा के राजा रजवाड़ों ने यहाँ सल्तनत का केंद्र बनाया होगा, राजधानी बनाई होगी, तो जरूर उसके चारों तरफ के इलाके में उसके वो बहादुर सैनिकों का बसेरा हुआ होगा, जिन बहादुर सैनिकों ने उनकी लड़ाई लड़ी और उनको ताकत दे करके बादशाह के रूप में स्थापित करने का काम किया। तो ये पूरा इलाका से लोगों से भरा पड़ा है। और जहां तक इस गांव का ताल्लुक है, जहां आप मौजूद हैं, तो आप ताज्जुब करेंगे कि इस गांव का पहला ग्रेजुएट मैं हूं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां शिक्षा का स्तर क्या था। हमारी वो बहनें, बेटियां जिनके हिस्से में कभी इल्म और शिक्षा आई नहीं, यानी
मुझे खूब अच्छी तरह याद है कि हम हिन्ना नदी को पार करके नाव में और नदी को पार करके गाजियाबाद पढ़ने के लिए जाया करते थे। रास्ते नहीं थे, एकदम पिछड़ा हुआ इलाका था। आज तो नोएडा में आते हुए लोग और हमारे शहर बंधु भी ये सोचते होंगे कि इतना सरसब्ज इलाका नोएडा का है, लेकिन आप यकीन करना कि आज से 30-40 बरस पहले ये अंधेरी दुनिया थी। यानी जब पहली बार मैं एमएलए बना तो करीबन 18 किलोमीटर दूर से बिजली की लाइन में लेकर के आया। यानी अंधेरा ही अंधेरा था, चारों तरफ रोशनी का नामो निशान नहीं था। लेकिन ईश्वर की मेहरबानी, यहाँ के लोगों का आशीर्वाद कि हम आगे बढ़े, अभावों को चीर करके, परेशानियों को हटा करके और अपने मन में ये शपथ लेकर के कि इस इलाके को सरसब्ज करना है, जो भी सहयोग हमसे हो जाएगा हम इस इलाके को देंगे। आज ईश्वर की दया से करीबन 20,000 बच्चों को मैं शिक्षा देने का काम करता हूं। यानी स्कूल कॉलेज लगातार बच्चों के स्कूलों से लेकर और आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज तक सब हम लोगों ने खोले हैं, हमारे परिवार ने खोले हैं। तो कुल मिला के मन में एक अभाव की टीस थी कि किसी तरीके से भी शिक्षा के अभाव को दूर किया जाए, और आज ईश्वर की मेहरबानी है कि हम उसमें कामयाब हुए। आप जैसे मनीषी लोग आज जो है मंच पर मौजूद हैं, ये तो बहुत कम और बड़ा रेयर है कि जितने यहाँ पर नामचीन कवि और शायर आज आपके सामने मौजूद हैं। कम अवसरों पर ऐसे लोग मौजूद हुआ करते हैं। हो सकता है कभी लाल किले में मुशायरे में या दिल्ली के किसी घनी रोशनी वाले इलाके में इन लोगों का आना जाना रहा हो, लेकिन नोएडा को मैं जानता हूं, नोएडा के गांव देहात की धरती पर बहुत कम अवसर ऐसे आए हैं जब इतने महान कवि और शायर कहीं एक मंच पर आकर के बैठे हों। मुझे इस बात की खुशी है। आप इनके शब्द सुनेंगे। मैं ज्यादा आपके सामने नहीं बोलूंगा, मैं तो महज पिताजी के बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि सैकड़ों और दर्जनों उन आंदोलन और आजादी की उस लड़ाई में जो संघर्ष उन्होंने किया, मैं समझता हूं कि ऐसे लोग कम ही हैं जो नंगे पैर गांवों से चल करके अपनी लाठी हाथ में लेकर के और अंग्रेजों से सीधा मुकाबला करने के लिए लाल किले के मैदान में जाकर जम जाया करते थे। बहुत अच्छे। पिताजी उन लोगों एक बार दोनों हाथ उठाकर थोड़ी तालियां दीजिए, मतलब थोड़ा लगे आप यहाँ बैठे हैं। तो स्वतंत्रता सेनानियों का तो एहसान हम पर है। हम जितना चाहें भी उनके कर्जे को उतारना चाहें, लेकिन तब भी हम उनके कर्ज बंद रह जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों, पिताजी की याद को ताजा करते हुए, वैसे तो हर वर्ष जिस रूप में हम लोग उनकी पुण्यतिथि को मनाते रहे हैं, इस बार हमारे साथियों के कहने पर हमने कहा कुछ देश के जाने माने कवियों को यहाँ बुला करके उनके शब्दों से अपने इलाके के लोगों को जानकारी देनी चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि आप यहाँ पर हमारे आमंत्रण पर, निमंत्रण पर आए। ये आप लोगों का हमारे ऊपर एक तरह से, मतलब मैं इसे एहसान तो नहीं कहूँगा, लेकिन अब आपकी साथ देने की प्रक्रिया है। इसके लिए हम हमेशा कृतज्ञ रहेंगे आप लोगों के। और हमारे इलाके के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि शिक्षा एक अनुपम देन है समाज की, और ईश्वर की इस अनुपम कृति को जो शिक्षा के रूप में हमारे बच्चों तक पहुंचती है, हमें किसी भी कीमत पर यह कोशिश करनी चाहिए कि हमारे बेटा बेटियां, हमारे गांव के देहात के अभाव, परेशानी और कठिनाइयों में जीने वाले लोग किसी तरह भी शिक्षित होकर के यहाँ पर अपने जिंदगी के राह को आसान बनाने के लिए आगे आए। हम बेशक एक दिन भूखे रह करके भी अपनी गुजर बसर कर लें। हालांकि आज तो नोएडा में कोई कमी नहीं है किसी भी तरीके की, लेकिन उन गांव के लोगों से कहना चाहता हूं जो तकलीफ में, गरीबी में हैं, बेशक गरीबी में एक दिन रोटी खाना छोड़ देना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा देने का काम जरूर करना, ताकि वो आगे बढ़ें और राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होकर के अपने देश की सेवा करने का काम करें। कुल मिलाकर के मैं जानकारी देना चाहता हूं कि सारा इलाका बहुत ही, मतलब बहादुरी, वो बहादुरी जो देश के लिए करते हैं, उस इलाके के गांवों के लोग आज भी पुराने सैनिकों के रूप में
यहाँ हजारों की तादाद में मौजूद हैं, जो हमको आशीर्वाद भी देते हैं और साथ भी देते हैं। तो ये धरती देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की धरती है। इसी धरती पर जिस पूज्य पिताजी, स्वर्गीय पिताजी की पुण्यतिथि को सोच करके मनाने का काम करने के लिए हम तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं उनके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि एक महान व्यक्तित्व के मालिक उस व्यक्ति ने, जिसने गांव में कभी शिक्षा नहीं पाई, लेकिन हम लोगों को स्टालिन, अरस्तु और दुनिया भर के महान विचारकों की, नरेंद्र देव आचार्य, डॉक्टर लोहिया, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जो भी हमारे मनीषी हुए हैं, उन तमाम लोगों की कथाओं को हम लोगों को बताने और सिखाने का काम किया। मैं समझता हूँ किसी भी बाप की ये सबसे बड़ी शिक्षा और देन है कि अपने बच्चों की जिंदगी में, अपने बच्चों की जबान और विचारों में देश प्रेम और देशभक्ति की बातों को रख करके उन्हें सिखाने और बताने का काम करें। तो मैं ज्यादा नहीं कहते हुए अभी हमारे जो इस मंच के सर्वे सर्वा हैं, उन्होंने आदेश दिया। मैं कोई कवि तो नहीं हुई, भ्रांति मुझे कभी रही नहीं। हाँ, मन में जब भी कुछ आता है सीधी सादी तरीके से मैं अपने आप को उन पन्नों में उतारने की कोशिश करता हूं जो विचार मन में आते हैं, जिन्हें महसूस करता हूं। स्वागत है सर, स्वागत। तो कुल मिलाकर के मैं अपनी लीक से हट करके, हालांकि ऐसी कविता तो मैंने लिखी नहीं, किताब जरूर है। इस किताब का नाम वक्त साक्षी है। ये मैंने लिखी थी अभी इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल में। इस किताब का इनॉग्रेशन वेद प्रकाश वैदिक जी ने किया था और आलोक जी यहाँ मौजूद हैं, वो भी वहाँ मौजूद थे और भी हमारे कई साथी वहाँ पे मौजूद थे। तो कुल मिलाकर के मैं इसके बीच में से कविता आपको सुनाता हूँ। स्वागत है सर। कोई मेरे ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपके बीच में उन शब्दों को छोड़ता हूँ जी कि आओ जिंदगी जीने के लिए तुमको इनवाइट करता हूँ। आओ जिंदगी जीने के लिए तुमको इनवाइट करता हूँ। जीवन के अहम मसलों से मैं रोजाना फाइट करता हूँ। बहुत अच्छे। जीवन में एक विश्वास बना कि तू भूमंडल की ताकत है। जीवन में एक विश्वास बना तू भूमंडल की ताकत है। खुशबू से भरे अभ्यारण्य में मैं रोजाना फ्लाइट करता हूँ। हाय 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 हाय, कमाल। अंधविश्वास और आडंबर कब किसको जीने देते हैं? अंधविश्वास और आडंबर कब किसको जीने देते हैं? जीवन संवरे कैसे सबका, जीवन संवरे कैसे सबका, मैं रोजाना लेफ्ट राइट करता हूं। तुम अपने में एक ताकत हो, दुनिया का आविष्कार हो तुम अपने में एक ताकत हो, दुनिया का आविष्कार हो तुम। मैं योग की सीढ़ी पर चढ़कर सबको गुड नाइट करता हूं। हालांकि कविता ने अपने रूप को बदला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे लिखने का क्रम जिंदगी के अहम मसलों पर अब तक रहा है। मेरे को ये भ्रांति नहीं है, ये तो सब महान कवि हैं जो यहाँ बैठे हैं। आपके सामने तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, फिर भी आदमी के मन में जो व्याकुलता है, जो परेशानी है, अगर उसको किसी मंच पर ना कह सके तो अपनी कलम के जरिए अपने पन्नों पर जरूर उतार देना चाहिए। अच्छी बात एक ना एक दिन लोगों बहुत अच्छी बात में आकर के वो काम आती है। और ये कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि कठिन समय के कठिन पलों में, कठिन समय के कठिन पलों में यदि तुझ में कुछ साहस है बाकी, कठिन समय के कठिन पलों में यदि तुझ में कुछ साहस है बाकी, जिंदा रहने की जिद तुझ में और जीवन का विश्वास है बाकी। क्या बात है। कठिन समय के अंतराल में ऐसे बीच आते रहते हैं, दिल दिमाग जब थम जाता है बस जीवन का आभास है बाकी। और आखिरी छंद है, देख क्षितिज पर फैली रोशनी, देख क्षितिज पर फैली रोशनी, सुबह का सूरज फिर निकलेगा। बहुत अच्छे। देख क्षितिज पर फैली रोशनी, सुबह का सूरज फिर चमकेगा, लिख देंगी फिर भोर की किरणें जो तेरा इतिहास है बाकी। तो मैं फिर से एक बार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और पिताजी की याद को ताजा करते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि ईश्वर जिंदगी में ऐसे पिता को
सबको दे, ऐसी छत्र छाया सबको मिले जिस छत्र छाया में पल कर बढ़ करके हमने आगे की जीवन का रास्ता तय किया। और आज इन सब लोगों की महान विभूतियों के दर्शन और शब्द सुन करके हमने ये सोच पैदा किया कि जरूर जिंदगी में जब भी मौका मिले, अवसर मिले, तो लोगों के शब्दों को अपने अंतर्मन में उतार करके, उन्हें सुन करके उनका अनुसरण करने का काम करना चाहिए। राजनीति से मैंने आज के फंक्शन को इसलिए अलग रखा कि मैं जानता हूं यहां भी बीच में हमारे कई विधायक और दोस्त बैठे हैं, लेकिन हमने पॉलिटिकल मंत्रियों को और एमपी लोगों को इसलिए नहीं बुलाया कि ये जो महान विभूतियां बैठी हैं, इनके शब्दों से कभी कभी राजनीति की ऐसी तल्ख टिप्पणियां निकलती हैं कि जो पता लगता है जाते जाते ये कह जाते हैं। पीछे एक फंक्शन में यहाँ हुआ कि हमने करीबन 20-25 एमपी एमएलए अपने दोस्तों मंत्रियों को बुलाया था। उस बीच में एक दो लोगों के कहने के बाद, चूंकि कभी किसी से झिझकता नहीं है, किसी से डरता नहीं है, कभी अपने मन की बात को कहता है बेझिझक, बेलाग, बेबाक, और सुनने वाले लोग उसे महसूस कर जाते हैं। इसलिए आज के इस प्रोग्राम को मैंने राजनीति से बिल्कुल अलग रखा है। और ये कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा, ये शब्द मेरे तो नहीं है कि हम बंजारे हैं, रिश्तों की तिजारत नहीं करते। हम बंजारे हैं, रिश्तों की तिजारत नहीं करते। हम लोग दिखावे की मोहब्बत नहीं करते। और मिलना है तो आज जीत ले मैदान में हमको, मिलना है तो आज जीत ले मैदान में हमको। हम अपने कबीले से बगावत नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये सभी को मिल जाएगी।